हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने मॉड्यूल 2 स्टार्ट किया था जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट की थी, जैसे कि मेडिसिन हमने स्टार्ट किया था। आज उसी का जो थर्ड टॉपिक है, सब पार्ट जो हमने पढ़ा था उसका थर्ड टॉपिक है डिजीज़ मैनेजमेंट। हम देखेंगे किस तरह डिजीज़ को मैनेज किया जाता है। आज वो सारी डिटेल हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो मैनेजिंग डिजीजेस कॉम्प्रिहेंसिवली इन्वॉल्व्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर। मैनेजिंग डिजीजेस क्या इन्वॉल्व करती है? बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर को इन्वॉल्व करती है। जैसे कि क्या क्या हो सकता है? डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हो सकती है। अगर किसी डिजीज़ को मैनेज करना हो तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो पहला एस्पेक्ट्स क्या होगा? डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होंगी। फिर किस तरह फूड एंड स्लीप को मैनेज किया जा सकता है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स देखेंगे हम। फिर फिज़िकल थेरेपीज़ के बारे देखेंगे कि फिज़िकल थेरेपीज़ दी जाती है ताकि डिजीज़ को मैनेज कर सके। ईच ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिजीज़ प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड ओवरऑल हेल्थ मेंटेनेंस। ये जो सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स हम देख रहे हैं ना, जो कि डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हो गया, स्लीप एंड फूड मैनेजमेंट हो गया, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हो गया, फिज़िकल थेरेपी होगी, ये सारे कॉम्पोनेंट्स बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते। किस लिए? ताकि जो डिज़ीज़ है वो प्रिवेंट हो सके, उसे प्रॉपरली ट्रीट किया जा सके, और जो ओवरऑल हेल्थ है ह्यूमन की या ओवरऑल हेल्थ है जो लिविंग बीइंग की, वो मैनेज हो सके, प्रॉपरली मेंटेन कर सके हम उसे। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं डिजीज़ मैनेजमेंट को। द मेन एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू डिजीज़ मैनेजमेंट आर, कौन कौन से हैं? चलो आके देखते हैं फटाफट। पहला क्या है? डायग्नोस्टिक टेक्निक्स इन डिजीज़ मैनेजमेंट, कि किस तरह चीज़ों को डायग्नोस किया जाता है, किस तरह डिजीज़ को डायग्नोस करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम उसे हील कर सके। एक्यूरेट डायग्नोसिस फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव डिजीज़ मैनेजमेंट। अगर प्रॉपरली डायग्नोस हो जाए कोई बीमारी तो जल्दी से जल्दी ठीक होने के चांसेस होते हैं। जितनी जल्दी डायग्नोस होगा उतनी जल्दी हम मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं और उतनी जल्दी हील होता है। तो वही कह रहा, जो मेन फाउंडेशन है डिजीज़ मैनेजमेंट का वो क्या होता है? एक्यूरेट डायग्नोस करना। डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉज ऑफ सिम्टम्स। तो डायग्नोस्टिक टेक्निक से क्या पता चलता है कि क्या कॉज है, मतलब या सिम्टम्स किस चीज़ के हैं, क्या कॉज है सिम्टम्स के। फिर ये जो डिजीज़ की सीवियरिटी है वो कितनी है वो एक्सेस कर सकते हैं, एंड टेलर ट्रीटमेंट प्लान्स अकॉर्डिंगली। एंड उस हिसाब से क्या कर सकते हैं? प्लान्स बना सकते हैं ट्रीटमेंट के, ताकि वो पर्सनलाइज प्लान रेडी हो पाए। की डायग्नोस्टिक मेथड्स इंक्लूड, तो कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं डायग्नोसिस करने के लिए? डायग्नोस्टिक टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती है? तो सबसे पहला है मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जब आप जाते हो डॉक्टर के पास तो सबसे पहले आपसे वो पुरानी हिस्ट्री पूछता है, आपसे वो बैकग्राउंड पूछता है कि आपका रहन सहन, खाना पीना, कोई सिम्टम्स क्या है, आपने पहले कोई मेडिसिन ली है नहीं ली है। तो ये जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो हर डॉक्टर आपसे पहले लेता है ताकि वो आगे प्रोसीड कर पाए। तो सबसे पहला जो काम है वो है मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर का पर्पस क्या है वो देखते हैं। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सिम्टम्स, तो आपको जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो किस चीज़ के हो रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। फिर मेडिकल हिस्ट्री को जानना कि आपको और कोई बीमारी है या आप कोई और मेडिसिन और किसी डॉक्टर से दिखा रहे हो, वो सारी चीज़ों की जानकारी लेना। फिर आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका रहन सहन, खान पीन किस तरह का, आपके डाइट कैसे आप ले रहे हो, वो सारी चीज़ों की जानकारी। एंड आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो जेनेटिक्स होती है, तो इसीलिए वो फैमिली हिस्ट्री को भी जानते हैं ताकि जो पेशेंट है उसकी हेल्थ का स्टेटस पता चल सके कि आज की डेट में वो कैसा है। पूरी हिस्ट्री से उसको पता चल जाएगा कि उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और क्या क्या लाइफस्टाइल है, फिर वो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? प्रोवाइड्स क्लूज टू पोटेंशियल अंडरलाइंग कंडीशंस एंड गाइड्स फॉर द डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। तो जब उनको ये हिस्ट्री पता चलेगी तो एक स्टेप वो फर्दर जाएंगे, उससे क्या होगा? इन्वेस्टिगेशंस और डेप्थ में करने की कोशिश करेंगे वो। नेक्स्ट क्या है? दैट इज़ लेबोरेटरी टेस्ट। तो हमने देखा कि सबसे पहला डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट था कि बैकग्राउंड की हिस्ट्री जानते हैं, उसके बाद क्या लैब्स में जो टेस्ट होते हैं उसकी बात करते हैं।
जैसे कि ब्लड टेस्ट, आप सबने कभी ना कभी किसी ना किसी पोजीशन में अगर तबीयत किसी की खराब हुई होगी तो सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलते हैं, ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। तो ब्लड टेस्ट की जब हम बात करते हैं, क्या मेजर करता है ये देखता है मेजर वेरियस लेवल्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द ब्लड। तो वो देखता है कि डिफरेंट लेवल्स क्या है सब्सटेंसेस के ब्लड के अंदर, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, टू डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटीज एंड एसेस ऑर्गन फंक्शन, ताकि वो देखता है कि क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही है और आपके ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन कर पा रहे हैं या नहीं फंक्शन कर पा रहे। वो किससे पता लगवाते, ब्लड टेस्ट से पता लगवाते। नेक्स्ट इज यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट से क्या एनालाइज होता है, यूरिन का सैंपल लिया जाता है फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। आपने देखा होगा यूरिनल इन्फेक्शन बहुत कॉमन चीज़ है, तो उसमें क्या होता है, आपके यूरिन के सैंपल्स लिए जाते हैं ताकि आपको साइंस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो डिटेक्ट हो पाए। किडनी में कोई इन्फेक्शन है वो डिटेक्ट हो सकता है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वो डिटेक्ट किया जा सकता है। वो ये सारी चीज़ें किससे हो सकती है, यूरिनल टेस्ट से हो सकती है। नेक्स्ट इज इमेजिंग स्टडीज। इमेजिंग क्या मतलब, कुछ इमेज आपको देखने को मिलेगी। टेक्निक्स सच एज एक्सरेज। कोई चीज़ टूटती है तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, एक्सरे करवा लेते हैं। हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, क्रैक हो गया, क्या करते हैं, एक्सरे करवा लेते हैं। तो एक्सरेज होते हैं। फिर सिटी स्कैन, उससे बेटर वर्जन, और इससे भी बेटर वर्जन क्या है, एमआरआई स्कैन्स, जो एकदम डीप में जाके देखता है। एंड अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड्स डिटेल इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स टू एड इन डायग्नोसिस। अगर डॉक्टर को मान लो कोई दिक्कत आ रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, एक्सरेज में रिपोर्ट्स क्लियर नहीं समझ में आ रही है, फिर वो सिटी स्कैन में जाते हैं। अगर सिटी स्कैन से भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो देन दे गो फॉर द एमआरआई रिपोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें से क्या हो रहा है, ये डिटेल इमेज प्रोवाइड करिए जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उसकी, और ये सारे स्ट्रक्चर्स बताती है ताकि जो डायग्नोसिस है उसको एक एड मिल सके, उसको एक सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट क्या है, बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है, ये जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू का सैंपल लिया जाता है फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जैसे कि आपने सुना होगा कैंसर में बायोप्सी टेस्ट होता है, तो इससे क्या है, इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग टिश्यू सैंपल्स फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टू डायग्नोस कंडीशंस लाइक कैंसर और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स। तो क्या हो रहा है, बायोप्सी में टिश्यू का सैंपल लिया जाता है जिससे एकदम बारीकी में जाके एग्जामिन किया जाता है ताकि कुछ ऐसी बीमारियां तो नहीं है जिसे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं या फिर कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। तो हमने लेबोरेटरी टेस्ट में क्या देखा, लैब्स में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, दैट इज ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इमेजिंग स्टडीज और बायोप्सी हमने देखी। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं, दैट इज डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। डायग्नोस करने का प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, अब हम उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट इज एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी, किसी को अगर अल्सर की दिक्कत आई होगी तो डॉक्टर क्या कहता है, सबसे पहले आप एंडोस्कोपी करवा के आओ ताकि अंदर का सिस्टम समझ में आए कि कितना बर्न सेक्शन है। उसमें क्या होता है, एक पाइप होता है, उसमें कैमरा लगा होता है, वो पाइप फ्लेक्सिबल पाइप होता है, वो अंदर जाता है और वो एग्जामिन करता है, वो सारी चीज़ों को कैमरे से देखा जाता है। तो एंडोस्कोपी यूजेस अ फ्लेक्सिबल ट्यूब। कौन सी ट्यूब है, फिक्स्ड है क्या, नहीं, फ्लेक्सिबल ट्यूब्स विद अ कैमरा टू एग्जामिन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कौन सा ट्रैक्ट है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसे देखा जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को चेक किया जाता है, और भी कोई इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए भी एंडोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। तो एंडोस्कोपी कहाँ यूज़ होती है, इट्स अ फ्लेक्सिबल ट्यूब विद द कैमरा टू एग्जामिन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम और अदर इंटरनल ऑर्गन्स। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या है, ईसीजी। आपने सुना होगा ना, जब हार्ट की इरेगुलर ब्रीदिंग होती है तो डॉक्टर क्या कहता है, ईसीजी करवा लेते हैं। रिकॉर्ड्स द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी टू डिटेक्ट क्या, एबनॉर्मेलिटीज। कैसी एबनॉर्मेलिटीज, अरिथमियाज और हार्ट अटैक्स। अरिथमियाज क्या होता है, इरेगुलर जो ब्रीदिंग होती है ना, उसी को बोला जाता है अरिथमियाज। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पायरोमेट्री, मेजर्स लंग इन्फेक्शन टू डायग्नोस कंडीशंस लाइक अस्थमा। तो स्पायरोमेट्री की जब हम बात करते हैं, ये क्या मेजर करता है कि लंग्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ये क्या डायग्नोस करेगा, लंग इन्फेक्शन डायग्नोस करेगा, जैसे कि अस्थमा हो गया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे COPD कहते हैं। क्या बोलते हैं, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज।
तो अभी हमने क्या क्या देखा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में? एंडोस्कोपी देखी जो कि एक फ्लेक्सिबल पाइप एंड कैमरा यूज होता है जिसमें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखा जिसे हम ईसीजी कहते हैं, एंड स्पाइरोमेट्री देखी जो कि लंग इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने में काम आता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा खत्म हो गया, हम सेकंड सेक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप एंड फूड इन डिजीज मैनेजमेंट। अगर किसी डिजीज को मैनेज करना है तो उसमें स्लीप और फूड का क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम उसे पढ़ेंगे। स्लीप मैनेजमेंट, स्लीप क्वालिटी एंड हेल्थ, कहते हैं ना क्वालिटी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी स्ट्रेस रिलीफ हो जाए। पर्पस क्या है क्वालिटी स्लीप एंड हेल्थ का? एडिक्वेट स्लीप इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। तो एक अच्छी स्लीप 7 से 8 घंटे की जो रेशियो होता है, 6, 7, 8 जो भी रेशियो है, वो कहते हैं एडिक्वेट स्लीप लेना ज़रूरी है ताकि जो आपकी ओवरऑल हेल्थ है वो क्या रहे, अच्छी रहे। सपोर्टिंग इम्यून फंक्शन, ये क्या करेगा, आपके इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करेगा। कॉग्निटिव फंक्शन एंड इमोशनल वेलबींग, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी स्लीप अच्छी होगी तो आप ओवरऑल एक अच्छा काम कर पाओगे एवरीडे का। इम्पैक्ट ऑन डिजीज़ की बात करते हैं। अगर आपकी स्लीप डिसऑर्डर्स है, अगर आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, दैट मीन्स कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट डिजीजेस पे भी आएगा। पुअर स्लीप हैबिट्स और डिसऑर्डर्स लाइक इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है, स्लीप एपनिया, कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ क्रोनिक कंडीशंस लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज एंड ओबेसिटी। तो हम क्या देख रहे हैं कि डिजीज़ में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो होती है जैसे इंसोम्निया हो गया, इससे क्या होगा कि आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस क्या वो बढ़ जाएंगे, डायबिटीज़ इंक्रीज हो जाती है, और ओबेसिटी मतलब मोटापा जो है वो बढ़ रहा है। मोटापा क्यों बढ़ रहा है? आजकल की डेट में अगर आप देखोगे तो सारे लेट स्लीप कर रहे हैं एंड मॉर्निंग में लेट उठते हैं। तो जो साइकिल है, जो ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल स्लीप साइकिल होता है, वो हम डिस्टर्ब करें, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें बॉडी में भी फेस करने को मिल रही है। नेक्स्ट इज स्लीप हाइजीन प्रैक्टिसेस। स्लीप हाइजीन प्रैक्टिसेस की जब हम बात करते हैं तो स्लीप हाइजीन में क्या क्या चीज़ें होती है? पहला जो पॉइंट है दैट इज कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल। जो आपका स्लीप शेड्यूल है वो कंसिस्टेंटली मेंटेन होना चाहिए। मतलब अगर इफ़ यू आर गोइंग ऑफ टू बेड बाय 9 एंड वेकिंग अप बाय 6, तो आपका ये जो साइकिल है यही आपको रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए। मेंटेनिंग रेगुलर स्लीप वेक साइकिल प्रमोट्स बेटर स्लीप क्वालिटी। इसीलिए आप देखोगे जब छोटा बच्चा होता है, जब वो ग्रोइंग स्टेज में होता है, तो उसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर दिया जाता है कि तुम इतने बजे बेड पे जाओगे एंड इतने बजे उठ जाओगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है, आपको पता है इतने बजे यू विल बी ऑफ टू बेड एंड यू विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आपका जो क्वालिटी ऑफ द स्लीप है वो क्या होता है, हर दिन बेटर होता चला जाता है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमल स्लीप एनवायरनमेंट। जो आपका एनवायरनमेंट होता है सोने का वो ऑप्टिमल होना चाहिए। क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट विथ कंफर्टेबल बेडिंग। जो आपकी बेडिंग होती है या मैट्रेस आप जो यूज़ करते हो वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। आपके रूम में ना के बराबर आवाज़ आनी चाहिए, नॉइज़ होना चाहिए, और डार्कनेस थोड़ा होगा तो ज़्यादा अच्छी नींद आती है। लिमिटिंग स्टिमुलेंट्स, अवॉइडिंग कैफीन। जो रात को कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी पीने की हमें आदत है, प्लीज़ अवॉइड। निकोटीन, सिगरेट्स लोग कंज्यूम करते हैं जिसमें निकोटीन कंटेंट होता है। एंड हेवी मील्स क्लोज टू बेड टाइम। तो ये क्या कहते हैं कि ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए जब हम सोने जा रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर्स पे क्या प्रेफर करते हैं कि आप सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लो। द रीज़न इज़ कि वो डिजीज़ या ओबेसिटी होने से बचाएगा हमें। सो हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? कैफीन, निकोटीन एंड हेवी मील्स क्लोज टू द बेड टाइम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्लीप हाइजीन प्रैक्टिसेस। तो हमने क्या देखा? कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल होना चाहिए, ऑप्टिमल स्लीप एनवायरनमेंट होना चाहिए, एंड लिमिटिंग स्टिमुलेंट होने चाहिए। पॉइंट नंबर बी पे चलते हैं, फूड मैनेजमेंट की बात करते हैं कि फूड किस तरह का हमें खाना चाहिए। नंबर 1 इज न्यूट्रिशन एंड डिजीज प्रिवेंशन। पर्पस क्या है इसका? अगर हम बैलेंस न्यूट्रिशन लेंगे तो ये किसे सपोर्ट करेगा? हमारा जो इम्यून फंक्शन है उसे सपोर्ट करेगा, और हम एक हेल्दी वेट मेंटेन कर पाएंगे, और जो क्रोनिक डिजीजेस होती है उसे क्या कर पाएंगे? हम रिड्यूस कर पाएंगे। इम्पैक्ट क्या होगा डिजीजेस में? अगर हमारी डाइटरी सिस्टम बहुत ख़राब है, इफ़ वी हैव पुअर डाइट्स, चॉइसेस हमारी ख़राब है, जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शुगर ले रहे हैं या फिर सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं,
इससे क्या होगा, ओबेसिटी होगी, क्या होगा, डायबिटीज़ होगी, हाइपरटेंशन होगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होगी। तो हमने क्या देखा कि अगर हम प्रॉपरली न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेते तो हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स कौन कौन से हैं, हाइपरटेंशन जो बहुत ही कॉमन है आज की डेट में, ओबेसिटी हर घर में आपको देखने को मिलेगा, डायबिटिक पेशेंट ऑलमोस्ट हर घर में आपको देखने को मिलेगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस आजकल बहुत कॉमन हो रही है, हर दिन आपको एक नए नए केसेस सुनने को मिलेंगे इसके भी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पार्ट 2 इज प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग का प्रिंसिपल्स क्या है, क्या क्या होता है। बैलेंस डाइट, जो आप डाइट लेते हो, जो आपका कंजम्पशन होता है कार्ब्स का, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, फैट्स का, मिनरल्स का, ये सारे प्रोटीन्स का, ये जो हम ले रहे हैं, हमारी ये जो डाइट कंटेंट होती है ये प्रॉपरली बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत सारा कार्ब ले लिया, नहीं तो एक दिन मन किया जिम करके बहुत सारा प्रोटीन ले लिया, ऐसा नहीं होता। हमने जो भी डाइट लेनी है दैट शुड बी बैलेंस्ड, एक प्रॉपर पोर्शन में सारी चीज़ें होनी चाहिए। इनकॉर्पोरेटिंग अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स। तो हमें क्या क्या हमारी फूड में इनटेक होना चाहिए, प्रॉपर फ्रूट्स होने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स जिसे कहते हैं, ग्रेन्स होने चाहिए, जो प्रोटीन हम लेते हैं दैट शुड बी लीन प्रोटीन, और जो फैट्स हम लेते हैं सैचुरेटेड फैट्स नहीं लेके हेल्दी फैट्स हमें लेने चाहिए। नेक्स्ट है पोर्शन कंट्रोल, जो कि हमारे आजकल ये तो ना के बराबर होता है। पिज़्ज़ा अच्छा लगा तो पूरा पिज़्ज़ा खा लिया, मैगी अच्छी लगी तो 2 मैगी साथ में खा ली, तो हमें कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ का। सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पोर्शन कंट्रोल। आप कंज्यूम जो चीज़ कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि इतना ही मुझे कंज्यूम करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर कंज्यूम करूँगा दैट विल हैम्पर माई हेल्थ, इट विल नॉट इम्प्रूव माई हेल्थ। ठीक है, मॉडरेटिंग पोर्शन साइजेस टू मेंटेन एनर्जी बैलेंस एंड प्रिवेंट ओवर ईटिंग। तो हमें ओवर ईटिंग को पीछे रखना चाहिए, मतलब ओवर ईटिंग हमें नहीं करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज हाइड्रेशन, मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक हमारा होना चाहिए। ड्रिंकिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर डेली टू सपोर्ट बॉडीली फंक्शंस एंड ओवरऑल हेल्थ। तो प्रॉपर मात्रा में जो हमें पानी, कहते हैं ना 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें रोज़ लेने चाहिए, तो आपकी बॉडी को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है ताकि आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है, क्योंकि देखो पानी इसलिए ज़रूरी है, पता है हमें स्वेट से भी पानी निकलता है, यूरिनल पानी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए पानी की हमें बॉडी में बहुत सारी ज़रूरत होती है। तो अभी हमने क्या देखा, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्दी ईटिंग में बैलेंस डाइट देखा, पोर्शन को कंट्रोल करना देखा, और हाइड्रेशन मतलब पानी पीने की बात करी हमने। नेक्स्ट आता है ड्रग्स एंड डिजीज मैनेजमेंट। ड्रग्स, कौन सा ड्रग्स, दवाइयों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, पर्पस क्या है, मेडिकेशंस आर प्रिस्क्राइब टू ट्रीट सिम्टम्स। जो मेडिकेशंस होती है वो किस लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, जो क्रोनिक कंडीशंस होती है उसको मैनेज करना, प्रिवेंट डिजीज प्रोग्रेशन, जो डिजीजेस बढ़ती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, और एलिवेट पेन और डिस्कम्फर्ट, जो पेन इंक्रीज हो जाता है या फिर हम जो डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं वो सारी चीज़ों के लिए ही ये होता है। पहला पॉइंट इसका देखते हैं, टाइप्स ऑफ मेडिकेशन कौन कौन सी होती है। टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस, टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस में सबसे पहला जो है दैट इज एंटीबायोटिक। फीवर की दवाई खाई साथ में एंटीबायोटिक खा लो, बट क्यों, ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बाय किलिंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो एक्चुअल एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, एंटी मतलब अगेंस्ट, क्या कर रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को किल करता है, और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। फिर क्या है, एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स की अगर हम बात करते हैं, पेन को ये रिलीफ करता है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं ये, ताकि इन्फ्लेमेशन जो होता है और या सीवियर पेन जो होती है उसको रिड्यूस करने के लिए होते हैं। फिर क्या आता है, एंटी हाइपरटेंसिव्स। ये देखो हाइपरटेंसिव्स ये हो गया, उसके बगल में लग गया एंटी, मतलब क्या, ये क्या करेगा, आपकी जो ब्लड प्रेशर है उसको रिड्यूस करेगा। लोअर ब्लड प्रेशर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। तो ब्लड प्रेशर को लोअर करेगा ताकि जो आपकी रिस्क है, हार्ट डिजीज़ होने की जो रिस्क है, स्ट्रोक्स होने के जो रिस्क है, उसे वो कम करेगा। फिर नेक्स्ट मेडिसिन की अगर बात करते हैं मेडिकेशन की, ये देखो एंटी डायबिटिक। क्या है, एंटी डायबिटिक। एंटी डायबिटिक ड्रग्स क्या करेंगे, ये जो
ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है ना, उसको ये मैनेज करेंगे ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे और आपको और कोई एक्स्ट्रा डिजीजेस या फिर हार्ट स्ट्रोक्स आने के चांसेस ना हो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस में हमने क्या देखा, एंटीबायोटिक्स देखी, एनाल्जेसिक्स देखा, एंटी हाइपरटेंसिव्स देखी, एंटी डायबिटिक ड्रग्स देखे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज मेडिकेशन मैनेजमेंट। हम क्या पढ़ेंगे अभी, मेडिकेशन मैनेजमेंट। मेडिकेशन मैनेजमेंट में सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज अडेरेंस। अडेरेंस, फॉलोइंग प्रिस्क्राइब मेडिकेशन रेजिमेंट्स, जो भी आपको प्रिस्क्राइब की हुई मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब की हुई है वो रेजिमेंट्स को फॉलो करना एज डायरेक्टेड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू अचीव ऑप्टिमल थेरापेटिक आउटकम्स। अगर आपको अच्छा आउटकम चाहिए तो जो भी मेडिकेशन रेजिमेंट्स आपको दिए गए हैं वो प्रॉपरली फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकेशन एफिकेसी, साइड इफेक्ट्स एंड इंटरेक्शंस टू एडजस्ट ट्रीटमेंट प्लान्स एज नीडेड। तो रेगुलर मॉनिटर करना ज़रूरी होता है आपके मेडिकेशंस को कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे, आप इंटरेक्शंस देखते हो टू एडजस्ट द ट्रीटमेंट प्लान्स एज नीडेड। तो जिस तरह आपकी बॉडी को ट्रीटमेंट प्लान्स चाहिए उस हिसाब से आप चेक करते हो कि कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही, इसीलिए रेगुलर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट एजुकेशन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकेशन यूज़, पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अडेरेंस टू थेरेपी। पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको इन्फॉर्मेशन देना, जो वो मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में उसको इन्फॉर्म करना, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में बताना, जिसे पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं, और ये इम्पोर्टेंस को बताना कि ये बहुत ज़रूरी है रेगुलर मेंटेन करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 में आता फिजिकल थेरेपी इन डिजीज़ मैनेजमेंट। तो फिजिकल थेरेपी का क्या इंपॉर्टेंस है डिजीज़ को मैनेज करने के लिए, अभी हम वो पढ़ेंगे। पर्पस ऑफ फिजिकल थेरेपी, तो फिजिकल थेरेपी इन डिजीज़ मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ पर्पस ऑफ फिजिकल थेरेपी। कि फिजिकल थेरेपी करवानी क्यों होती, क्या पर्पस है। सबसे पहला इज रिहैबिलिटेशन, हेल्प्स रीस्टोर मूवमेंट। जो भी आपके मूवमेंट्स किसी वजह से चोट लगने की वजह से आपकी मूवमेंट्स अगर स्टिफ हो गई उसको वापस से रीस्टोर करना, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना एंड फंक्शंस आफ्टर इंजरी, सर्जरी और इलनेस। तो मान लो किसी को कोई इंजरी होती है या फिर सर्जरी या कोई इलनेस हो जाता है, उसके बाद उसकी मूवमेंट्स में कोई दिक्कत आती है, इसीलिए फिजिकल थेरेपी करवाई जाती है ताकि वो मूवमेंट्स को रीस्टोर कर सके और वो वापस से स्ट्रेंथ को गेन कर सके। नेक्स्ट इज पेन मैनेजमेंट, कि पेन को किस तरह मैनेज करते हैं। टेक्निक सच एज थेरापेटिक एक्सरसाइजेस, मैनुअल थेरेपी एंड मोडालिटीज़ जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, हीट थेरेपी, एलिविएट पेन एंड इम्प्रूव मोबिलिटी। तो पेन मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती है, जैसे कि थेरापेटिक एक्सरसाइजेस यूज़ किए जाते हैं, मैनुअल थेरेपीज़ भी होती है, जैसे मॉडलिटीज़ भी यूज़ होते हैं। ये सारे क्या करते हैं, पेन को रिड्यूस करेंगे और मोबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। फंक्शनल इम्प्रूवमेंट एनहांसेस डेली एक्टिविटीज़। फंक्शनल इम्प्रूवमेंट में क्या आएगा, जो डेली एक्टिविटीज़ आप करते हो, एवरीडे का जो फंक्शंस करते हो उसे ये बढ़ाएगा। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल्स विथ क्रॉनिक कंडीशंस और डिसेबिलिटीज़। एंड जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या करेगा, बेटर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंडीशंस ट्रीटेड विथ फिजिकल थेरेपी। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो देखते हैं। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, मस्कुलोस्केलेटल मतलब बोन से रिलेटेड, टेंडन से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आ जाती है वो सारे डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना। इंक्लूड्स कंडीशंस लाइक ओस्टियोआर्थराइटिस, बैक पेन और स्पोर्ट्स इंजरीज। तो अगर मान लो किसी तरह की भी हड्डियों में अगर चोट लग जाती है या हड्डियों में दर्द होता है, उसको ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ होता है। फिर क्या आता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। न्यूरोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, समथिंग रिलेटेड टू नर्व्स होगा। रिहैबिलिटेशन मतलब रीस्टोर फॉर स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस
एंड पार्किंसंस डिजीज़, ये सारी डिजीज़ के लिए भी ये यूज़ होता है, मतलब न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर्स होती है उसके लिए भी हम फिजिकल थेरेपी को यूज़ करते हैं। कार्डियोपल्मोनरी, कार्डियो मतलब क्या हो गया, हार्ट से रिलेटेड, पल्मोनरी मतलब क्या होता है, पल्मोनरी का मतलब लंग्स से रिलेटेड, सो ये हो गया हार्ट एंड लंग्स, क्या हो गया ये, हार्ट एंड लंग्स से रिलेटेड। एक्सरसाइज प्रोग्राम्स फॉर इंडिविजुअल्स रिकवरिंग फ्रॉम, ये किन के लिए होता है, जो रिकवर करें हार्ट अटैक से, किसी को सर्जरीज हुई है, और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस, वही लंग की बात कर रहे हैं, लंग्स की, ठीक है। तो हमने कंडीशंस में क्या क्या देखा, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स देखे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखे, कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन देखा। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज इंटीग्रेटिव अप्रोच टू डिजीज मैनेजमेंट। कौन सा अप्रोच, इंटीग्रेटिव अप्रोच। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर, दैट इज होलिस्टिक केयर। होलिस्टिक केयर मतलब ओवरऑल केयर करना। इंटीग्रेटिंग कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट्स with complementary therapies like acupuncture, chiropractic care, herbal medicine and mindfulness based practices। तो holistic care की बात क्या कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती थी वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है, क्या ये सारी एक्यूपंक्चर हो गया, थेरापेटिक केयर हो गई, हर्बल मेडिसिन हो गया एंड माइंडफुलनेस बेस्ड प्रैक्टिसेस करना। फिर सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, पेशेंट सेंटर्ड केयर। पेशेंट सेंटर्ड केयर में क्या आएगा, एम्फसाइजिंग इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स, मतलब हर एक इंसान के हिसाब से एक ट्रीटमेंट प्लान बनेगा दैट कंसिडर पेशेंट प्रेफरेंसेस। उसमें क्या होगा, पेशेंट के प्रेफरेंसेस क्या है, उसके वैल्यूज़ क्या हैं, गोल्स क्या हैं हेल्थ इंप्रूवमेंट के। तो पेशेंट सेंटर्ड केयर की जब हम बात करते हैं तो क्या हो गया, हर इंसान को एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स बनाया जाएगा, उसके लिए क्या क्या कंसिडर करके, उसके प्रेफरेंस को कंसिडर करके, उसके वैल्यूज़ को और उसकी गोल्स क्या है हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें पॉइंट सारे हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स, प्रमोटिंग हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन को बढ़ाना। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे कि लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आना है, जैसे क्विट स्मोकिंग, फिर आपकी स्ट्रेस को मैनेज करना एंड रेगुलर स्क्रीनिंग्स टू प्रोवाइड डिजीज़ टू प्रिवेंट डिजीजेस बिफोर दे अकर और प्रोग्रेस। तो कैसे कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के लिए एजुकेशन को प्रमोट करना, लाइफस्टाइल को अगर हम चेंज करते हैं और रेगुलरली हम स्क्रीनिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो हम डिजीज़ेस है, जो आने वाली डिजीज़ेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं उसके होने से पहले, या फिर डिजीज़ को बढ़ने से हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस। क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं या फिर क्या क्या फ्यूचर के लिए डायरेक्शंस हो सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इज हेल्थ केयर एक्सेस, डिस्पैरिटीज़ इन हेल्थ केयर एक्सेस। तो हम देखते हैं कि बहुत डिस्पैरिटीज़ है हेल्थ केयर एक्सेस में, अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती है एंड रिसोर्सेज अफेक्ट डिजीज मैनेजमेंट आउटकम ग्लोबली। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनोवेशंस एंड डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज़। आज के समय में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इनोवेशंस आ रहा है, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है। हेल्थ सेक्शन में भी अगर आप देखोगे तो हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारी इनोवेशंस आए हैं, जैसे कि डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करते हैं तो टेलीमेडिसिन आया, वेरेबल डिवाइसेस है, एनहांस डिजीज़ मॉनिटरिंग। इससे क्या होता है, डिजीज़ मॉनिटरिंग को एनहांस कर रहे हैं, जो रिमोट पेशेंट्स है उनको केयर कर सकते हैं और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन बायोमेडिकल रिसर्च, clinical trials and evidence-based medicine to advance treatment options and improve patient outcome। तो बेसिकली क्या देखा जाएगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हमारे यहाँ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जाती है ताकि क्या हो, बेटर से बेटर हमें रिजल्ट्स देखने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को आउटकम देखने को मिले। तो कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन बायोमेडिकल, हम बायोमेडिकल में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज की डेट में। ट्रायल्स देखे जाते हैं क्लिनिकल सेक्टर में एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन दी जाती है एडवांस ट्रीटमेंट के लिए, ताकि जो पेशेंट्स का आउटकम है वो इम्प्रूव हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटायर टॉपिक टुडे कि डिजीज़ मैनेजमेंट हमने पूरा का पूरा अभी कवर कर लिया। लास्ट कंक्लूजन पार्ट पढ़ा है, 2-4 लाइन से, उसको भी पढ़ के हम ये सेक्शन को ख़त्म करते हैं, देन वील एंड द लेक्चर टुडे। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस, इफेक्टिव डिजीज़ मैनेजमेंट encompasses a multi-dimensional approach। कौन सा अप्रोच है ये,
मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हम बहुत सारे डायमेंशंस इसमें देखते हैं हम। दैट इंटीग्रेट्स डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ये किस किस चीज़ों को इंटीग्रेट करता है। हमने जो स्टार्टिंग ऑफ द जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करी थी फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, स्लीप एंड फूड मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स एंड फिजिकल थेरेपी। बाय एड्रेसिंग ईच ऑफ दिस कॉम्पोनेंट्स, जब हम ये सारे कॉम्पोनेंट्स को एड्रेस करते हैं डिटेल में, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैन ऑप्टिमाइज पेशेंट केयर, एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब हम ये सारी चीज़ों को मतलब डिटेल में देखते हैं तो इससे क्या होता है कि पेशेंट की केयर जो होती है उससे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा कर सकते हैं, और क्या प्रमोट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म हेल्थ आउटकम। जो इंसान का जो आउटकम है हेल्थ का वो लॉन्ग टर्म चले। एज मेडिकल नॉलेज इवॉल्व्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम अडेप्ट टू इमर्जिंग चैलेंजेस, द इंटीग्रेशन ऑफ होलिस्टिक एंड पर्सनलाइज्ड अप्रोच विल कंटिन्यू टू शेप द फ्यूचर ऑफ डिजीज मैनेजमेंट वर्ल्ड वाइड। तो हम क्या देख रहे हैं, जो मेडिकल नॉलेज है वो बढ़ रही है, हेल्थ केयर सिस्टम भी अच्छा खासा काम कर रहा है, अडेप्ट टू इमर्जिंग चैलेंजेस। तो क्या हो रहा है, द इंटीग्रेशन ऑफ होलिस्टिक एंड पर्सनलाइज्ड अप्रोच। जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं किसे होलिस्टिक और जो पर्सनलाइज्ड अप्रोचेस है अगर उसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये क्या करेगा, फ्यूचर को क्या करेगा, शेप करेगा। इट विल कंटिन्यू टू शेप द फ्यूचर ऑफ डिजीज मैनेजमेंट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। विल मीट यू इन द नेक्स्ट lecture with a new topic. Thank you so much, students.